अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डेट को डिस्कस करूंगा और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेट क्या चीज़ है। जब हम डेट की बात करते हैं तो पहली चीज़ इसके बारे में लिखी हुई आ रही है, दिस इज़ द फाइनेंस ऑब्टेन्ड व्हेन अ कंपनी बोरोज मनी इन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि डेट का ये मतलब है कि एक कंपनी जब पैसे बोरो करती है यानी कि फ़ंड्स ऑब्टेन करती है इन एक्सचेंज फॉर दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और सामने वाली पार्टी को जिससे वो पैसे बोरो करती है उसको ये कहती है कि भाई हम आपको एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे करेंगे, एक फ़िक्स्ड रिटर्न पे करेंगे, उसको हम डेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस इंक्लूड्स ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन एंड ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म के लिए ओवरड्राफ्ट बैंक से ऑब्टेन करना, कोई शॉर्ट टर्म लोन ऑब्टेन करना बैंक से 6 महीने, साल, 9 महीने के लिए, या ट्रेड क्रेडिट यानी कि जब आप क्रेडिट पर परचेजेस करते हो, ये सारी चीज़ें भी शॉर्ट टर्म डेट में आती हैं। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस इंक्लूड डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस में आपके पास डिबेंचर्स आ जाते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, और बैंक से लिया गया 5, 10, 15, 20 साल वाला लोन यानी कि लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ डेट फाइनेंस, यानी कि जब आप डेट फाइनेंस सेलेक्ट करते हो तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली चीज़ है अवेलेबिलिटी। स्मॉलर कंपनीज मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स। अगर ये कंपनी एक छोटी कंपनी होती है तो हो सकता है कि हर बैंक उसको डेट फाइनेंस प्रोवाइड ना कर पाए, या बैंक जो है वो उसकी एप्लीकेशन फॉर द लोन को एंटरटेन ना कर पाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के लिए हर तरह का डेट फाइनेंस जो है या डेट फंडिंग अवेलेबल हो। अगर एक कंपनी एक छोटी कंपनी होगी, एक कंपनी एक नई कंपनी होगी जिसका कोई पास का रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसको लोन लेने में, उसको डेट लेने में, उसको उधार लेने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर एक कंपनी ऐसी है जो बहुत सालों से बिज़नेस कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका डेट लेना बैंक से बड़ा आसान होगा इन कंपैरिजन टू अ स्मॉलर कंपनी। ड्यूरेशन, द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ द फाइनेंस शुड मैच द लेंथ ऑफ टाइम दैट द एसेट विल बी जनरेटिंग रेवेन्यूज़। यानी कि जब आप कहीं से उधार लेते हो तो आप जो है वो ये देखते हो कि यार उस उधार के पैसों का आप करोगे क्या, और आपका जो मकसद होता है उस मकसद के लिए जो टाइम पीरियड आपको इन्वेस्ट करना है या टाइम पीरियड के लिए पैसे चाहिए, आप उतनी ही टाइम पीरियड के लिए उधार लेते हो। मिसाल है कि लेट से मुझे एक फैक्ट्री बनानी है और उस फैक्ट्री को ऑपरेशंस में आने के लिए और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे लोन लेना है, और मुझे पता है कि 5 साल कंस्ट्रक्शन में या 3 साल कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, 3 साल कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, उसके बाद उसके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे और ऑपरेशन स्टार्ट होकर फिर मैं जो है वो रीपेमेंट्स कर सकूँगा, तो मैं शायद 5 साल का लोन लूँगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि यार मुझे जो है ना वो 6 महीने के लिए लोन चाहिए, मुझे कहीं से परचेज़ करनी है, और 3 महीने बाद जो है वो मुझे पैसे पे करने हैं, और 4-5-6 महीने बाद वो स्टॉक बिक जाएगा और पैसे आ जाएंगे और मैं रीपे करने की कोशिश कर सकता हूँ या रीपे करने की कंडीशन में हूँगा, तो मैं कभी भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं लूँगा। मैं 5 या 10 या 15 साल का जाहिर सी बात है लोन नहीं लूँगा, बल्कि इस केस में मैं 3, 4, 5 महीने का लोन ले रहा हूँगा किसी बैंक से। तो हम ड्यूरेशन को मैच करते हैं, मकसद देखते हैं कि भाई वो कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, जो डेट से पैसा आएगा वो इन्वेस्ट कहाँ होगा, और जहाँ पर वो इन्वेस्ट होगा वहाँ पर जो एसेट है या जो भी चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने टाइम पीरियड बाद मैच्योर होगा। अगर आपने लेट से यूँ कह लो कि कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीदनी है और उसके जो पैसे हैं वो आपके पास नहीं हैं, और आपको ये पता है कि यार वो चीज़ ख़रीद कर और बेच कर और 3-4 महीने में पैसे आ जाएंगे और आप रीपेमेंट की पोजीशन में होगे, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म लोन के लिए नहीं जाओगे। जबकि अगेन अगर आपने एक फ़ैक्ट्री बनानी है और उस फैक्ट्री को बनने में और उसके ऑपरेशंस को चलने में 5, 10, 15 साल कहीं नहीं गए, तो आप 5, 10, 15 साल का लोन लोगे। फ़िक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स, दो तरह के लोन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फ़िक्स्ड रेट्स में ये होता है कि इंटरेस्ट रेट फ़िक्स हो जाता है, मिसाल के तौर पे 5%, 10%, 15%, और आपने फिर इंटरेस्ट 5%, 10%, 15% के हिसाब से ही देना होता है। फ्लोटिंग रेट्स में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता रहता है
फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ कहलाती है काइबोर या कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। तो आपको बैंक ये कह देते हैं कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो काइबोर बैंक आपको ये कह देता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल होगा काइबोर प्लस 3%। अब ये काइबोर जो है ना ये चेंज होता रहता है, यानी कि कभी ऐसा होगा कि काइबोर जो है वो 4% होगा तो इंटरेस्ट जो है वो 4% प्लस 3% यानी कि 7% के हिसाब से दिया जाएगा। कभी ये काइबोर जो है वो 2% होगा तो 2% प्लस 3% इंटरेस्ट जो है वो 5% के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के रेट्स होते हैं, ये आगे हम कुछ टॉपिक्स में डिस्कस भी करेंगे। खैर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स विल डिटरमाइन वेदर अ कंपनी चूजेस टू बोरो एट अ फिक्स्ड और अ फ्लोटिंग रेट। अब मिसाल ले लें कि एक बैंक ये बोल रहा है कि यार आप या तो हमसे जो है ना वो 5% फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लो या आप काइबोर प्लस 2% पर इंटरेस्ट ले लो, और आपको पता है कि यार मुझे 3 साल के लिए लोन चाहिए और आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, आपको यूँ लगता है कि अगले 3 सालों तक काइबोर जो है ना वो 1% ही होगा, तो आप प्रेफर करोगे कि आप फ्लोटिंग रेट लोन ले लो, क्योंकि फ़्लोटिंग रेट लोन में आपको 1% प्लस 2% यानी कि सिर्फ 3% पे करना पड़ेगा, जबकि अगर आप फ़िक्स पे जाओगे तो 5% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले सालों में जो काइबोर होगा ना वो 4% होगा तो आप फ़िक्स के लिए जाओगे, क्योंकि अगर फ्लोटिंग के लिए जाते हो तो काइबोर यानी कि 4% प्लस 2% आपको 6% देना पड़ेगा, और अगर फ़िक्स के लिए जाते हो तो आपको 5% देना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों में फ़र्क है। ठीक है जनाब। अच्छा, सिक्योरिटी एंड कॉवेनेंट्स। The choice of finance may be determined by the assets that the business is willing or able to offer as security, also on the restrictions in the covenant that the lenders wish to impose and the business is able to bear। जब आप लोन लेने जाते हो तो लोन के अगेंस्ट बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, सिक्योरिटी और कॉवेनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ से आपने लोन लिया उसने ये कह दिया कि यार आपके पास XYZ प्रॉपर्टी है, उसके आप कागजात जो है वो हमारे पास रखवाओगे और हमसे जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर सके तो वो प्रॉपर्टी बेचकर हम आपसे आपके जो हमने लोन दिया है वो रिकवर कर लेंगे, या पैसे जो है वो प्रिंसिपल जो है और जो इंटरेस्ट है वो उसको बेचकर हम पैसे रिकवर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जब कहीं लोन लेने जाएंगे तो ज़ाहिर है हम इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे कि जो लोन देने वाली पार्टी है, जो बैंक है या जो भी XYZ इंस्टीट्यूशन है, वो हमसे कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी मांग रहा है और कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेशियोज़ पे भी होती है। फॉर एग्जांपल कभी कभार आप लोन लेने जाते हो तो आपको बैंक बोल देते हैं कि भाई आपका करंट रेशो जो है वो XYZ होना चाहिए, आपका गियरिंग या डेट टू इक्विटी रेशो XYZ अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस भी जाहिर सी बात है मैं जब कहीं लोन लेने जाऊँगा तो कंसिडर करूँगा। कोशिश मेरी ये होगी कि वहाँ से लोन लूँ जहाँ पर ये कंडीशंस कम से कम हों। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस फॉर इन्वेस्टर्स। एडवांटेजेस क्या है भाई? फिक्स्ड रिटर्न। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डेट होल्डर्स कैन अपॉइंट अ लिक्विडेटर एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स। जो इन्वेस्टर है यानी कि जिसने किसी कंपनी को उधार दिया है उसको फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1 पहली बात यह है कि रिटर्न फिक्स्ड होता है, यानी कि अमूमन आमतौर पर जो है वो आपको पता होता है कि भाई हर साल इतना जो परसेंटेज रिटर्न है वो मुझे मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर 100 रुपये का लोन दिया है और 10% का इंटरेस्ट रेट है तो हर साल मुझे 10 रुपये मिल ही जाएंगे। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डेट होल्डर्स कैन अपॉइंट ए लिक्विडेटर। अगर तो इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा और कंपनी जो है वो बोलती है कि यार हमारे पास इंटरेस्ट के पैसे नहीं हैं तो डेट होल्डर लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है। कंपनी को हम एक्सट्रीम केसेस में डिज़ोल्व भी करवा सकते हैं और अपने फ़ंड्स को रिकवर भी कर सकते हैं। सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स। अगेन जो सिक्योरिटी की हमने बात करी कि जनरली जो है वो एक सिक्योरिटी दी जाती है कि भाई अगर हम आपको पैसे पे ना कर सके तो हम आप हमारे XYZ एसेट्स बेचकर और रिकवरी कर लेना। डिसएडवांटेज क्या है? नो वोटिंग राइट्स। इन केस ऑफ हाई प्रॉफिट देयर इंटरेस्ट विल बी लिमिटेड। देखें जो हम अगर कोई इन्वेस्टर शेयर होल्डर बनता है तो वो वोट कर सकता है मीटिंग्स में मुख्तलिफ़ डिसीशन पर,
डेट होल्डर्स के पास अमूमन ये ऑप्शन नहीं होता, और अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है फिर भी डेट होल्डर को सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो तय किया हुआ इंटरेस्ट होता है वो पे किया जाता है। जबकि अगर इक्विटी होल्डर कोई बन जाता है तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो डिविडेंड की अमाउंट भी अमूमन बढ़ जाती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस फॉर कंपनी। अब कंपनी के एंगल से देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। डेट इज़ चीपर फॉर्म ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी बिकॉज डेट इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। ये चीज़ हमने क्लासेस में भी डिस्कस करी है कि जो डेट फाइनेंस है वो इक्विटी फाइनेंस से जो है वो सस्ती होती है, इसलिए क्योंकि कंपनी के लिए इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना वो टैक्स डिडक्टेबल है। यानी कि टैक्स वाला जब हमसे टैक्स चार्ज करता है तो वो ये देखता है कि यार इस कंपनी ने कितना इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट माइनस होकर और उस पर टैक्स लगता है। विच मीन्स कि अगर लेट से आप इसको यूँ समझ लो, छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ। लेट से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 100 रुपये, ठीक है। इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा वो भी 100 रुपये होगा। और अगर लेट से इस पर 30% का टैक्स है तो 30 रुपये का टैक्स होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 70 रुपये होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 रुपये है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस 0 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, टैक्स का एक्सपेंस 30 है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 70 है, ठीक है। अगर ये कंपनी जो है वो लेट से 100 रुपये का लोन ले लेती है जिस पे 10 रुपये का इंटरेस्ट देना है, तो इसका इंटरेस्ट का एक्सपेंस 10 रुपये हो जाएगा। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 90 हो जाएगा। अब इसका टैक्स का एक्सपेंस क्योंकि 30% होता है तो 27 हो जाएगा, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपने जब 10 रुपये का इंटरेस्ट दिया तो 3 रुपये से आपका टैक्स भी कम हुआ। ऑल्दो कहने को आप 10 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हो लेकिन प्रॉफिट्स पर कमी कितनी आ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ 7 रुपये। रीज़न मीन कि जब 10 रुपये का इंटरेस्ट बुक्स में चार्ज होता है तो वो टैक्स डिडक्टेबल होता है और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो आपका जो नेट कॉस्ट आ रही होती है वो 7% आ रही है, 10% नहीं आ रही है। ये आगे वाले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया। नो वोटिंग राइट्स। कंपनी के लिए फ़ायदा होता है कि डेट होल्डर उठकर और किसी मीटिंग में किसी किस्म की कोई वोट नहीं कर सकता। लो इशुएंस कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। जब हम इनिशियली इक्विटी इशू करते हैं तो बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, अगर हमें क्या कहते हैं IPO करवाना है उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। शेयर्स ऐसे ही इशू नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे उसके प्रोसीजर्स होते हैं और उस पर जो बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो होती हैं और उसके बाद फिर हम इक्विटी इशू कर सकते हैं। इन कंपेरिजन टू दैट डेट की जो इशुएंस कॉस्ट है वो बहुत कम है। यानी कि आपने बैंक जाकर अप्लाई करना होगा, उस एप्लीकेशन के थोड़े से पैसे होंगे और उसके बाद बैंक वेरीफाई करेगा, वो वेरिफिकेशन के थोड़े से पैसे होंगे, कुछ थोड़े से प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे और उसके बाद आपको डेट मिल जाएगा। इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में अगर आपको इक्विटी हासिल करनी है तो बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर्स कंप्लीट करवाने पड़ेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? कंपनीज हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट दी डेट। डेट के अगेंस्ट कंपनी को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। इन द केस ऑफ वेरी लो प्रॉफिट्स और लॉसेस फिक्स इंटरेस्ट स्टिल हैज़ टू बी पेड। और अगर कंपनी कुछ नहीं कमा रही है या नुकसानों में जा रही है या बहुत कम कमा रही है फिर भी इंटरेस्ट पे करना है। इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डेट होल्डर्स कैन अपॉइंट लिक्विडेटर्स। और अगर कंपनी पैसे पे ना कर पाई तो जो डेट होल्डर्स हैं वो लिक्विडेटर्स अपॉइंट कर कंपनी को डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो ये हमने कुछ डेट का बेसिक चीज़ें पढ़ी, डिस्कस करी। आई होप कि आप इसको याद करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू।